हेलो दोस्तों, चलिए आज एक ऐसी गुत्थी सुलझाते हैं जो इंडिया की हिस्ट्री से जुड़ी है। ये कहानी है उस लॉ की जिसने आपसे कहे तो इंडिया में इंग्लिश को फेज आउट होने से बचा लिया। संविधान के हिसाब से तो अंग्रेजी को 1965 में ही अलविदा कह देना था, पर ऐसा हुआ नहीं। आखिर क्यों? इसी क्यों का जवाब छुपा है द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में। और हाँ, यही तो वो सवाल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर जाता है। एक तरफ संविधान की 15 साल की डेडलाइन और दूसरी तरफ आज की सच्चाई, जहां इंग्लिश अभी भी पूरे जोशो खरोश से इस्तेमाल हो रही है। आखिर 1965 में ऐसा क्या हुआ कि इस डेडलाइन को आगे बढ़ाना पड़ा? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप किस जोन या डिवीजन से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम पूरा सिलेबस ऐसे ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1950 से। संविधान लागू हुआ और ये तय किया गया कि 15 साल के अंदर, यानी 26 जनवरी 1965 तक हिंदी पूरी तरह से इंग्लिश को रिप्लेस कर देगी। लेकिन जैसे जैसे 1965 पास आया ना, देश के नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, खास तौर से तमिलनाडु जैसे राज्यों में एकदम जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। उन्हें डर था कि हिंदी उन पर थोप दी जाएगी। अब इस नेशनल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट की एक खास पावर का इस्तेमाल किया और इसी पावर से जन्म हुआ ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 का। ये वो कानून था जिसे इस लैंग्वेज के विवाद को शांत करने के लिए ही बनाया गया था। अच्छा, अब ये दो डेट जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। पहली, ये एक्ट पार्लियामेंट में पास कब हुआ? जवाब है 10 मई 1963। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी सेक्शन 33 लागू कब हुआ? ठीक उसी डेडलाइन पर, 26 जनवरी 1965 को। इस कानून का मकसद बिल्कुल साफ था, 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का इस्तेमाल जारी रखना। पूरे एक्ट की बात करें तो इसमें टोटल 9 सेक्शंस हैं। हर सेक्शन का अपना काम है, लेकिन एग्जाम्स के लिहाज से और सरकारी कामकाज के लिए जो सेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सेक्शन 3, और उसके अंदर भी सब सेक्शन 3। तो चलिए अब सीधे घुसते हैं इस एक्ट के दिल में, यानी सेक्शन 33 में। यही वो हिस्सा है जो असल में बताता है कि इंग्लिश का इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए अनिवार्य रूप से, मतलब कंपल्सरीली जारी रहेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि इस सेक्शन 33 में आखिर ऐसा लिखा क्या है जो इसे इतना इम्पोर्टेंट बनाता है? आखिर है क्या ये? सिंपल शब्दों में कहें तो सेक्शन 33 कंपल्सरी बाइलिंगुअलिज्म यानी अनिवार्य द्विभाषापन का नियम है। ये कहता है कि कुछ खास तरह के सरकारी कागजात को सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश में जारी नहीं किया जा सकता। उन्हें अनिवार्य रूप से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक साथ जारी करना होगा। और यहाँ एक साथ यानी साइमल्टेनियसली शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि दोनों लैंग्वेज वर्जन्स पर एक ही साथ साइन होंगे और वो एक ही वक्त पर रिलीज किए जाएंगे। तो अब बात आती है कि आखिर ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सेक्शन 33 में ऐसे टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी गई है। और हाँ, ये लिस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर ऑड वन आउट वाला सवाल आ जाता है कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट इस लिस्ट में नहीं है। तो इस लिस्ट को याद करना बहुत ज़रूरी है। इस लिस्ट को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है पब्लिक और लीगल पेपर्स का। इसमें आते हैं रेजोल्यूशंस, नोटिफिकेशंस, प्रेस कम्युनिकेज जो मीडिया को जाते हैं, और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स, लाइसेंसेस, परमिट्स और टेंडर नोटिसेस जैसी चीजें। उसके बाद आता है दूसरा ग्रुप पार्लियामेंट्री पेपर्स का। इसमें आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स और दूसरे सरकारी कागजात जो पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने रखे जाते हैं। ये भी हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने चाहिए। और फिर है तीसरा ग्रुप इंटरनल और जनरल ऑफिस पेपर्स का। इसमें आते हैं रूल्स और जनरल ऑर्डर्स। और हाँ, ये जो जनरल ऑर्डर्स है ना, यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए इसको आराम से समझते हैं। देखिए, सिंपल सा फर्क है। जनरल ऑर्डर वो ऑर्डर है जो किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि एम्प्लॉइज के एक ग्रुप या सभी एम्प्लॉइज के लिए होता है। जैसे छुट्टियों से जुड़ा कोई नया नियम या पास पीटीओ के रूल्स में कोई बदलाव। ये एक जनरल ऑर्डर है और इसका बाइलिंगुअल होना जरूरी है। लेकिन अगर सिर्फ एक एम्प्लॉय का ट्रांसफर ऑर्डर है तो वो जनरल ऑर्डर नहीं है
और वो सिर्फ एक भाषा में हो सकता है। सिंपल। ठीक है, रूल तो समझ आ गया, पर अगर कोई गलती हो जाए तो? अगर इन 14 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक सिर्फ एक ही लैंग्वेज में निकल जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? कानून इस मामले में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। गलती के लिए टाइपिस्ट या क्लर्क जिम्मेदार नहीं होगा। जिम्मेदारी उस ऑफिसर की होगी जो उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहा है। यह सुनिश्चित करना उनकी ड्यूटी है कि साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार है। तो ये थी सेक्शन 33 की कहानी। पर दोस्तों, इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक्ट तो बस एक पड़ाव था। असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ था कि पूरे इंडिया में हिंदी का यूसेज लेवल एक जैसा तो है नहीं। सोचिए, बिहार में जहां हिंदी आम है वहीं केरला या तमिलनाडु में स्थिति अलग है। तो क्या सबके लिए एक ही नियम बनाया जा सकता था? बिल्कुल नहीं। और इसी चैलेंज से निपटने के लिए 1976 में आए ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, जिन्होंने पूरे इंडिया को भाषा के आधार पर 3 रीजन्स में बांट दिया, रीजन ए, बी और सी। अब सोचिए, आपका स्टेट इनमें से कौन से रीजन में आता है और एक रीजन से दूसरे रीजन में पत्राचार कैसे किया जाता है? ये सब जानने के लिए देखिए हमारा अगला ब्रेकडाउन। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो जुड़े रहिए।